नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। स्वागत है आपका। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को देश लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोट शक्ति का साक्षी बनेगा, यानी वो वक्त जब पहला वोट डाला जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लेकर हाजिर हैं TV9 भारतवर्ष पर सबसे विश्वसनीय और फाइनल ओपिनियन पोल। इतना बड़ा सैंपल साइज, इतने सारे सवाल जवाब, हर तरह के वोटर से बात, सचमुच रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आज पीपल्स इनसाइट्स, पोलस्टार्ट और TV9 के फाइनल ओपिनियन पोल में देखिए देश की एक एक वीआईपी सीट, यानी कि एक एक वो सीट जहां से वीआईपीज की किस्मत पर फैसला होने वाला है। क्या कोई बड़ा उलटफेर है, यह देखने वाली बात है। क्या कुछ बड़ा टर्न अराउंड होगा, यह देखने वाली बात है। मतलब यूपी के वाराणसी से कर्नाटक के मांड्या तक कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे ये ओपिनियन पोल किया है, क्योंकि ये बहुत खास है। ये जानना बहुत जरूरी है, जितना बड़ा सैंपल साइज हमने लिया है। पहले आपको बता दें, सिर्फ ओपिनियन पोल है, ये नतीजे नहीं है। एक बार फिर, ये ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं है। हम आपको ये भी बता दें, जो जरूरी तथ्य हैं वो आपसे साझा करना चाहते हैं इस ओपिनियन पोल से जुड़े हुए। कई सीट ऐसी हैं जिन पर जब हमने सर्वे किया तब उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ था, बाद में प्रत्याशी बदले भी गए हैं। लिहाजा सर्वे या ओपिनियन पोल सिर्फ आकलन है, नतीजे नहीं है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको यह बताते हैं कि ये गारंटी वाला फाइनल ओपिनियन पोल हमने कैसे किया है। ओपिनियन पोल कैसे किया वो जान लीजिए, बहुत जरूरी है जानना हमारी प्रक्रिया। TV9 पीपल्स इनसाइट पोलस्टार्ट का ये सर्वे है। करीब 25 लाख लोगों का सैंपल साइज है। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा ये सवाल उठता है, कितने लोगों से बात की। 25 लाख लोगों का सैंपल साइज है। IVR के जरिए लोगों की राय ली गई है। रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल किया गया है। लोकसभा की 543 सीटों पर सर्वे किया है। यह भी बहुत जरूरी बात है जानना। 543 सीट, यानी सभी सीटों पर हमने बात की है। लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है। इसलिए जब आप हमारा ओपिनियन पोल देखेंगे तो आप अपनी विधानसभा में क्या हो रहा है वो भी जान सकेंगे। 4123 विधानसभा सीट से हमने सैंपल कलेक्ट किया है। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। इस दौरान हमारा ये ओपिनियन पोल किया गया। चुनावों से जुड़े ये विशेष ओपिनियन पोल शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं पीपल्स इनसाइट और पोलस्टार्ट और TV9 के फाइनल ओपिनियन पोल में किस गठबंधन, किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। एक बार रिकैप कर लीजिए। यह हमने आपको कल 2 घंटे की कवरेज में दिखाया, 2.5 घंटे की कवरेज में। अब देखिए, NDA 362, BJP 319, सहयोगी 43। इंडिया गठबंधन को देखिए, इंडिया गठबंधन को 149 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को इसके भीतर 49 सीटें मिल रही हैं और 100 सीटें सहयोगी दलों को मिल रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी 49 पर, सहयोगी 100 पर, एक 149 सीट। लेकिन सुमेरा, हम अदर्स को नहीं भूलेंगे। अदर्स हैं 32। दिस इज नॉट अ लकी नंबर 32, लेकिन 32। अब इसमें YSR और BJD जैसी बड़ी पार्टियां इसमें शामिल हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ला जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ पोलस्टार्ट और पीपल्स इनसाइट से शिव सहगल और संदीप जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे और वो हमें तमाम जो आंकड़े हैं वो बताएंगे। अब जरा हम आपको बताने वाले हैं वो कौन सी वीआईपी सीट से, वीआईपी सीट से कौन कहां पर आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। ये ओपिनियन पोल है। पहली सीट सुमेरा बताइए जरा। पहली सीट बहुत जरूरी, देखिए, और हम बहुत रैंडमली ये सीट बताएंगे, इसलिए आपको हमारा बहुत ध्यान से ये पूरा सर्वे देखना होगा, ओपिनियन पोल देखना होगा। तो देखिए, गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं। गौरव गोगोई हारते हुए दिखाई दे रहे हैं सीट को। बीजेपी के पास 45.46% वोट, कांग्रेस पार्टी के पास 41.28% वोट। तय नहीं है, 13.26% है। तो देखिए, ये भी जानना बहुत मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वे के मुताबिक गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली सुमेरा, गौरव गोगोई जो हमारा पहला ओपिनियन पोल था उसमें भी पीछे ही चल रहे थे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अगली सीट जो है वो देखिए जरा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल। अब देखिए यहां पर क्या हाल है। भूपेश बघेल की अगर बात की जाए, बीजेपी 51.50%, कांग्रेस बहुत बड़ा मार्जिन है 36.37%, और जो अनडिसाइडेड है वो है 12% से थोड़ा ज्यादा, ये भी पीछे चल रहे हैं। यानी कांग्रेस के अभी तक 2 स्टॉलवर्ट्स
पीछे चल रहे हैं। एक युवा है, दूसरे स्टॉलवर्ट है, ये दोनों पीछे चल रहे हैं। सुमेरा ने और अगला कैंडिडेट बहुत अहमियत रखता है, नंबर 2 नरेंद्र मोदी सरकार में गांधीनगर की सीट पर क्या हो रहा है बता देते हैं। गुजरात अमित शाह की सीट, तो देखिए अमित शाह आगे ही नहीं बहुत आगे हैं, 74% वोट मिल रहा है बीजेपी को इस सीट पर। कांग्रेस पार्टी को 15% तय नहीं है, वोटर 10%, यानी बहुत आगे, कोई लड़ाई में नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल अमित शाह के सामने। ओपिनियन पोल ये दर्शा रहा है। और ऑलमोस्ट यही हमारा पहला ओपिनियन पोल भी था। गृह मंत्री अमित शाह के जो कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर एकदम क्रूजिंग विक्ट्री। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर से सांसद का चुनाव लड़ रहे करनाल हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर, उनका क्या हाल है? बीजेपी 59.25%, कांग्रेस 30.13%, और जो तय नहीं है वो है करीब 10% से ज्यादा मनोहर लाल खट्टर। यानी कि एक अच्छा चॉइस रहा है और ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी रहा है। ये देखिए। जी हाँ, लेकिन अगला कैंडिडेट हम बताएं उससे पहले मैं शिव आपको ये कहना चाहूंगी कि हम भूपेश बघेल की सीट पर क्या हो रहा है जानना बहुत दिलचस्प है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, और अब वो पीछे हैं, ट्रेल कर रहे हैं। क्या है दरअसल उस सीट का समीकरण, वो जानेंगे आपसे। फिलहाल आप वो निकालें आंकड़ा, उससे पहले हम अगली सीट के बारे में बात करते हैं। और ये भी एक कद्दावर चेहरा है नरेंद्र मोदी कैबिनेट का। क्या हो रहा है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में? अनुराग ठाकुर आईएनबी मिनिस्टर, क्या है उनकी स्थिति? देखिए बीजेपी कंफर्टेबली आगे दिखाई दे रही है, काफी बड़ा अंतर है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर में। 58.32% वोट मिल रहा है बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी 30.57%। वोट जो तय नहीं है वो 11.11% है, लेकिन ठीक मार्जिन से बहुत आगे हैं, कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं फिलहाल अनुराग ठाकुर अपनी सीट पर। लेकिन भूपेश बघेल की सीट पर क्या हो रहा है आइए वो बताते हैं। और शिव, मुझे लगता है आपने आंकड़ा निकाल लिया है। भूपेश बघेल की सीट की जो स्थिति है वो हम दिखाएंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अपनी ही सीट पर इस वक्त उनकी जो स्थिति है वो ओपिनियन पोल के मुताबिक बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। तो देखिए ये है तस्वीर। अगर हम और देखिए हम एक बार फिर आपको बता दें कि हमारा ओपिनियन पोल जो पोल स्ट्रैट, पीपल्स इनसाइड और टीवी9 का ओपिनियन पोल है वो कैसे अलग है, क्योंकि ये देखिए ये सीट है भूपेश बघेल की सीट, ये फिलहाल बीजेपी के पास जा रही है। और इस सीट के भीतर देखिए जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा सीट में कहां पर क्या है वो देखिए शिव, ये एक जगह है जहां पर बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है इस विधानसभा में। तो देखिए ये है राजनांदगांव की जो विधानसभा है वहां पर मेजॉरिटी जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, और सिर्फ ये एक जगह है जहां पर कांग्रेस पार्टी को जो बढ़त है वो है। शिव बताइए। ये बिल्कुल 9.5% की बढ़त है। आप उसके ऊपर अगर देखें तो खुज्जी जो है वहाँ पे लाइट कलर देख रहे हैं, वहाँ पे बीजेपी सिर्फ 3.5% से आगे है। और यहाँ पे खैरागढ़ जहाँ पे 2 जगह है, 3 जगह ऑलमोस्ट हो सकती हैं आखिर इलेक्शन में जहाँ पे भूपेश बघेल जी आगे जा सकते हैं। और तो खैरागढ़ हो सकती है, और ये जो यहाँ से लगती हुई सीट थी ये विधानसभा की, ये हो सकती है खुज्जी खैरागढ़। ये दो खुज्जी और खैरागढ़, देखिए जो लाइट कलर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अंतर बहुत कम है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, तो यहाँ पर वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप तब भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 सीटें ऐसी हैं असेंबली के अंदर जहाँ पे भूपेश बघेल जी का जो हमारे सर्वे के हिसाब से नंबर आ रहा है उसमें वो पीछे आ रहे हैं। हो सकता है कि बाद में आप ये भी दिखा सकते हैं दर्शकों को कि यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट काफी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा है, 10% है, यहाँ 14% है, यहाँ 14% है, 13, यहाँ 15% है। तो ये एक सीट है सिर्फ यहाँ मोहल्ला मानपुर, जहां पर कांग्रेस पार्टी आ गई, यानी बड़ी चुनौती भूपेश बघेल के सामने। लेकिन निशांत, आप इसकी जो और राजनीतिक पहलू है इसके बारे में इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपने भूपेश बघेल का जिक्र किया। गृह मंत्री ने 2 दिन पहले अपनी रैली में कहा था कि इस देश में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन भगवान के नाम पर घोटाला किसी ने नहीं किया। उन्होंने भूपेश बघेल के लिए कहा कि उन्होंने 508 करोड़ का महादेव घोटाला किया है। मैं सीधे चलूंगा अवधेश जी के पास। अवधेश जी, गौरव गोगोई ऊपर से भूपेश बघेल, ये जो एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्या ये ओवरऑल ट्रेंड है? क्या उनके जो बड़े बड़े चेहरे हैं या बड़े पुराने नेता हैं ये उनके लिए, क्योंकि कई तो पुराने नेता चुनाव लड़ ही नहीं रहे इस बार, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है अवधेश जी? देखिए, कांग्रेस का 2014 और 2019 में क्रमिक क्षरण दिखाई दिया था, और कांग्रेस को अपनी पार्टी को संगठित करने, अपने बिछड़े हुए मतदाताओं को लाने के लिए जो कुछ करना चाहिए था, अगर उसकी बजाय केवल आप नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर अटैक करेंगे और अपनी पार्टी को संगठित नहीं करेंगे, इन कारणों की तलाश नहीं करेंगे कि जो पूर्वोत्तर हमारा एक समय गढ़ था वो हमारे हाथ से क्यों गया है,
तो केवल हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होगा। अगर ये ओपिनियन पोल परिणाम में बदलता है तो ये फिर मान लिया जाएगा कि पूर्वोत्तर से कांग्रेस के लौटने के दिन की कल्पना करना इस समय अब जरा कठिन हो गया है। देखिए, राजनांदगांव में पिछली बार बीजेपी के संतोष पांडे थे और वो करीब, मुझे जहां तक याद है, 1,10,000 या 11,000 से वो जीते थे वहां से। और वो क्षेत्र ऐसा है, वो जो एक नदी आती है शिवनाथ, उस नदी पर है और वहां से अनेक से थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लेंगे, हमें बहुत सारी हॉकी खिलाड़ी निकले हैं, इसलिए उसका बड़ा महत्व है उस क्षेत्र का। अंडरस्टूड। तो अब अगला जो बात करें हम लोग, धारावाड़ कर्नाटक, प्रहलाद जोशी। आइए देखते हैं प्रहलाद जोशी की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो हमारे पास जो डेटा आ रहा है 60%, 60.4, कांग्रेस 35.38, और जो तय नहीं है, यहां पर तय नहीं है 5% से नीचे, यानी लोगों ने ऑलमोस्ट अपना मन बना रखा है। सुमेरा जी, और अगली सीट देखिए, बहुत अहमियत है इस सीट की। राहुल गांधी की सीट पर क्या हो रहा है? वायनाड केरल, यहां पर राहुल गांधी की सीट पर कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबली आगे दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बढ़त बनाए हुए हैं 43.58%, और इस सीट का आंकड़ा भी शिव आप निकाल कर रखे, इसकी जो डिटेल्स है वो भी जानेंगे। ये जो सीट है वो, इसके अलावा जो बीजेपी है यहाँ पर, उसे 22.50% वोट मिल रहा है, और वोट जो तय नहीं है वो 15.85%। अब बात करते हैं केसी वेणुगोपाल की, जो राहुल गांधी के बगल में हमेशा खड़े दिखाई दिए हैं पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से। अब ये बहुत नेक टू नेक है, यहां पे अनडिसाइडेड जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 30.57, CPIM 25.9, और जो तय नहीं है वो 19.21। ये जो तय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तय करने वाला फैक्टर बन सकता है। जी हाँ, केसी वेणुगोपाल की सीट क्या फंस सकती है, ये मैं जानने में बहुत दिलचस्पी रखूंगी, लेकिन अगली सीट बहुत जरूरी है देखिए जानना। मध्य प्रदेश की ये सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट है। यहाँ पर क्या है हालत देखिए, बीजेपी कंफर्टेबली आगे दिखाई दे रही है, और बड़ा अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में। देखिए 67.09% वोट मिल रहा है जहां बीजेपी को, तो कांग्रेस पार्टी को 25% वोट मिल रहा है, और बहुत अंतर है, यानी कंफर्टेबल बिल्कुल दिखाई दे रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया इस ओपिनियन पोल के मुताबिक हमारे। जी, अगली सीट। इसके बाद अगली सीट विदिशा से अपने गढ़ मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान, उनकी बात की जाए, बीजेपी। अब ये देखिए बात जरा, 79%, कांग्रेस 14.80, और जो तय नहीं है 5.9%। मामा जी का जो जलवा है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। सुमेरा जी हाँ, मामा जी का जलवा वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ राहुल गांधी का जलवा भी है वायनाड में। वायनाड की सीट की क्या स्थिति है देखिए, वो हम आपको दिखा दें। ये जो वायनाड की सीट है उस पर आपको दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, और शिव अगर आप हमें बताएं, यहाँ पर कुछ थोड़ा लाइट है, यानी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कम है, लेकिन यहाँ बहुत कंफर्टेबल है इन विधानसभा। जी, लेकिन जहाँ इसमें लाइट कलर जरूर दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं 14%, 14.5%, 13%, वो 10% से सारे ऊपर ही हैं। तो यहाँ पे कंफर्टेबली आईएनसी को वोट्स अभी या हमारे सैंपल के हिसाब से लोगों ने जो रिस्पांस दिया है वो कांग्रेस की तरफ दिया है। लेकिन आप इसमें देखिए, इसमें भी अनडिसाइडेड काफ़ी है, इसमें ऑलमोस्ट एवरेज 16% के करीब आ जाती है, लेकिन जहां तक उनका मार्जिन है वो बहुत हाई है, तो अगर वो अनडिसाइडेड वोट जाएगा भी कहीं, यहाँ पर तो बहुत कंफर्टेबल है ही। जो ये सीट है यहाँ पर भी 14% का अंतर है उनके और प्रतिद्वंदी के बीच में, तो ये सीट बहुत कंफर्टेबल है राहुल गांधी के लिए, और इसी वजह से वायनाड उन्होंने चुना भी है एक बार फिर। जी निशान, अब ये आपने राहुल गांधी का जिक्र किया है, मैं क्विक एंड शार्प रिएक्शन लूंगा, समय थोड़ा कम है हमारे पास। शंभू जी, अब राहुल गांधी, एनी राजा वहां पर है सीपीआई की, और बड़ी सवाल जो ये खड़ा हो रहा है, देखिए जीत रहे हैं, कंफर्टेबल विक्ट्री है, लेकिन थंपिंग नहीं है। वहां पर सीपीआई की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये एंटी मुस्लिम है। देखिए, लेफ्ट जो है वो इंडिया गठबंधन का भी एक तरफ हिस्सा है, दूसरी तरफ केरल में वो इनके खिलाफ लड़ भी रहा है। तो मुझे लगता है, हो सकता है जब तक चुनाव हो तब तक दोनों के बीच कोई छुपा हुआ गठबंधन हो, तो वो वोट भी राहुल गांधी को शिफ्ट कर जाए, तो राहुल गांधी जीत जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 45% वोट जो अभी दिखाए जा रहे हैं ओपिनियन पोल में, 45 क्या, लगभग 45 से ज़्यादा ही, उसका लाभ तो मिलेगा ही। बीजेपी वहाँ बहुत पीछे, 20% उनसे पीछे है, और लेफ्ट का वोट भी अगर शिफ्ट हो गया, या लेफ्ट का वो वोट कटा जो बीजेपी को जा सकता था या बिखर सकता था, उसका एक फ़ायदा उनको मिलेगा। इससे राहुल गांधी की जीत में तो कोई समस्या हो नहीं सकती। जी जी,
जी हाँ, और अब अगली सीट की बात करते हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया, वहां पर काफी जो स्थिति है पिछली बार की तुलना में बदली हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीकानेर की सीट पर क्या हो रहा है? अर्जुन राम मेघवाल की ये सीट है, बीजेपी यहां पर आगे तो है, लेकिन इस सीट में देखिए 47.6% वोट जहां बीजेपी को मिल रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी ठीक उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। 39.78% वोट है। वोट जो तय नहीं है वो 10.22% का है। तो देखिए ये जो स्थिति है यहाँ की दिखाई दे रही है बीकानेर सीट की, अर्जुन राम मेघवाल की। अगली सीट कोटा राजस्थान। जी बताएं क्या हो रहा है ओम बिरला जी की सीट पर? निशान, अब जरा कोटा राजस्थान में ओम बिरला जी की बात करें। हमारे स्पीकर रह चुके लोकसभा के 51% और कांग्रेस 39% से थोड़ा ज्यादा, जो तय नहीं है वो 6.78% है। लेकिन राजस्थान से अभी की रिपोर्ट्स कुछ इंटरेस्टिंग आ रही हैं। वेल बैक टू सुमेरा जी। और अब तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में क्या हो रहा है? सिकंदराबाद की सीट तेलंगाना में जी किशन रेड्डी, यहां पर उनकी क्या स्थिति है? बीजेपी की तरफ से देखिए 46.27% वोट मिल रहे हैं उन्हें, यानी बहुत कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनसे कहीं पीछे दिखाई दे रही है, 25.27%। जो वोट तय नहीं है वो 7% है, लेकिन एक ठीक अंतर उन्होंने बनाया है कांग्रेस पार्टी और जी किशन रेड्डी के जो वोट प्रतिशत है उसके बीच में, और इसलिए कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं इस सीट से हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। अगली सीट उत्तर प्रदेश से है। जी हाँ, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? मैनपुरी, अगर बात करें मैनपुरी, अभी इन्होंने अपना नामांकन भी भरा है। कल की बात है, कल या परसों की बात है, और वो उसमें ये भी बताया है कि कितने का मोबाइल फोन यूज करती हैं। ये भी कहा है कि उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, लेकिन काफी सारी चीजों की शौकीन है, सारी चीजें उसमें डिटेल है। लेकिन एसपी 54% से ज्यादा, जो कि लग रहा है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बीजेपी 32%, वोट तय नहीं है 7.18%। जी हाँ, लेकिन डिंपल यादव के बारे में शिव आप निकालें, डिंपल यादव की सीट पर क्या हो रहा है ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। उसका आंकड़ा हम निकाल कर रखेंगे और वो बताएंगे कि डिंपल यादव की सीट पर क्या होगा। लेकिन शंभुनाथ जी, ये जो है अभी सीट, इसके बारे में हम बात करेंगे, डिंपल यादव की सीट पर क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो हमारा ओपिनियन पोल दिखा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी को थोड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है गठबंधन की वजह से। क्या आपको लगता है कि वो जहां तक अभी है लिमिटेड वो रहेगा या और बढ़ेगा ये? देखिए, चूंकि डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ रही हैं, तो हो सकता है उसका असर थोड़ा बहुत आसपास की सीटों पर पड़े। आसपास की सीटों को पड़े। कन्नौज का फंसा हुआ, अभी कन्नौज का मामला क्या हो गया? अगर कन्नौज से अखिलेश जी खुद लड़ते हैं तो कन्नौज सीट सपा को जा सकती है। बगल में फिर इटावा है, इटावा में भी कुछ हो सकता है। इससे सपा का असर सेंट्रल यूपी में जो सपा का गढ़ रहा है, वहाँ का एक न कुछ फायदा तो उनको मिलेगा ही। ईस्टर्न यूपी में भी सपा का दिखाई पड़ रही, खासतौर पे आजमगढ़ या गाजीपुर की सीटें, बदायूं सीट दिखाई पड़ रही है, और तो और कैराना सीट भी दिखाई पड़ रही कि शायद सपा के खाते में चली जाए। तो ऐसा नहीं कि सपा कोई कमजोर लड़ रही हो, सपा का एक कांग्रेस से गठबंधन है, उसका लाभ उसे मिल सकता है। कांग्रेस आज की तारीख में यूपी में कहीं जीतती न दिखाई पड़ रही हो, यहाँ तक कि अमेठी और रायबरेली सीटें भी थोड़ी फंसी हुई हैं, तो उससे ये तो महसूस हो ही रहा है कि फायदा मिलेगा। जी, लेकिन क्या हो रहा है डिंपल यादव की सीट पर वो आइए बता देते हो। तो देखिए ये है स्थिति डिंपल यादव की सीट पर। ये देखिए यहाँ पर कंफर्टेबल दिखाई दे रही है, यानी पूरी तरह से इसमें कोई अंतर भी नहीं है, रंग में भी कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वोट शेयर दिखा सकते हैं। यहाँ पे भाजपा का करीबन 40% मैक्सिमम जा रहा है। देखिए मैनपुरी में 47.84% है, और देखिए ये करहल की जो सीट है विधानसभा, यहाँ पर 59.96% है। किशानी की जो सीट है वहां पर 53.47%, और यहाँ देखिए जसवंत नगर पर बहुत बड़ा मार्जिन है। शिव बताएं यहाँ पर। यहाँ पे बीजेपी यहाँ पे 22-22% के करीब है, और बीएसपी जो वोट सिर्फ 5% पा रही है, वहाँ पे सपा 64.5% पे है। यानी बिल्कुल कंफर्टेबली बढ़त बनाए हुए हैं यहाँ पर डिंपल यादव। जी बिल्कुल। अब इसके बाद जो अगली सीट है वो है सबसे हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक। इस देश के रक्षा मंत्री, बड़े ही सौम्य नेता लेकिन बड़ी ही स्पष्ट बात करने वाले राजनाथ सिंह जी। बीजेपी 63.15%, समाजवादी पार्टी 22%, जो तय नहीं है वो 11.19% है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ की। जी हाँ, और लखनऊ के बाद बात करते हैं अमेठी की। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर
बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित है स्मृति ईरानी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सोचेंगे इसके बारे में कि यहां से लड़े या नहीं। बीजेपी लेकिन यहां पर बढ़त बनाए हुए 40.45%। कांग्रेस पार्टी पीछे दिखाई दे रही है 35.04%। वोट जो तय नहीं है वो 10.93%। लेकिन यहां से अभी भी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट डिसाइडेड नहीं है, उसके नाम का ऐलान नहीं किया गया। क्या वो हमारे स्थिति पास बदलेगा? एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की, और वो तस्वीर है सूर्य तिलक की। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब इस पे क्या बताना, जरा ये देख ही लीजिए। आइए, बीजेपी वाराणसी 72%, कांग्रेस 15%, और वोट जो तय नहीं है 8.59%। जब आप बात करें वाराणसी की सीट की, हमने बात की, बताया कि कैसे बीजेपी बहुत आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वहां पर, लेकिन क्या है उसके भीतर, यानी जो वाराणसी की सीट है उसके भीतर जो विधानसभा है वहां क्या स्थिति है। देखिए बिल्कुल कंफर्टेबल ये सीट है बीजेपी के लिए, बहुत गाढ़ा रंग है, बहुत गाढ़ी जीत भी होगी। और देखिए ये यहाँ पर जो वोट प्रतिशत है वो भी आप देखिए, जो तमाम विधानसभाएं, और देखिए हम बार बार आपको ये बताते हैं कि हमारा ओपिनियन पोल कैसे अंतर है इसका, क्योंकि आप अपनी विधानसभा में क्या हो रहा है वो भी जान सकते हैं। देखिए रोहानिया की जो विधानसभा है वहां पर 72.16% वोट मिल रहा है शिव, और इसी तरह से देखिए वाराणसी नॉर्थ में बिल्कुल सुबारी 60% से ज्यादा है, और कोई और पार्टी आसपास में नहीं है। 20% असेंबली में सबसे ज्यादा सेवापुरी में मिल रहे हैं एनसी को, बाकी और कोई पार्टी यहाँ पे ज़्यादा वोट नहीं ले पा रही है। अनडिसाइडेड भी इतना नहीं है कि वो यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट कुछ बदल पाए, अभी के हिसाब से यही है। बट हम ये सेफली इस सीट पे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आगे ही है। जी हाँ, तो निशान और अब मेरा ऐसी सीट, ऐसे कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं जिनके हेलीकॉप्टर की जब तलाशी हुई तो हंगामा खड़ा हो गया, जिन्होंने शेरो शायरी में बहुत कुछ कह दिया। बंगाल से डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी, टीएमसी 66.44%, बीजेपी 18.65%, और जो तय नहीं है 10.1%। ये थंपिंग विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है सुमेरा। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट। यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा एक बड़े अंतर से उन्होंने पिछली बार चुनाव जीता था, रिकॉर्ड कायम किया था। अभी भी बढ़त जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन देखिए बीजेपी की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ से दिया गया एस एस अहलूवालिया को। टीएमसी लेकिन बढ़त बनाए हुए 47.86%, बीजेपी 31.36%, जो तय नहीं है वोट वो 12.93% का है। जीत तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फाइट हो भी सकती है, लेकिन वहां पर क्या कहा जाए। लेकिन अब अगली सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है, पाटलिपुत्र बिहार। तस्वीर आपके सामने है, कहानी आपके सामने है। मीसा भारती हमारे ओपिनियन पोल में पीछे चल रही हैं। बीजेपी 45.56%, आरजेडी 34.85%, और जो तय नहीं है 16.36%। इन्होंने तो कह दिया था कि बड़े बड़े लोगों को ये जेल में डाल देंगी अगर जेल में चले जाएंगे वो लोग। मीसा भारती की सीट का आंकड़ा भी निकाल के रखिए शिव, आपके पास आएंगे और मीसा भारती की सीट का जो स्थिति है वो समझेंगे। लेकिन अगली सीट के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को कहने वाले चिराग पासवान की स्थिति पर क्या है, उनकी सीट पर क्या हो रहा है, ये वो बता देते हैं। तो चिराग पासवान की जो सीट है हाजीपुर बिहार से, वहां पर एलजेपी बहुत आगे और कंफर्टेबल दिखाई दे रही है, 54.56%। आरजेडी के पास 28.12% वोट है, और वोट जो तय नहीं है वो भी देखिए बड़ी तादाद में है, बड़ी संख्या है, 15.05% का है। लेकिन हम ही नहीं, इनके चाचा जी भी देख रहे होंगे अभी। यस सुमेरा, अगली सीट बेंगलुरु ग्रामीण कर्नाटक, डीके सुरेश। अब जरा देखते हैं क्या हाल चल रहा है यहां पर। डीके सुरेश ओके, ये आगे चल रहे हैं 47.23%, बीजेपी 44%। कर्नाटक में बीजेपी के अच्छा करने की उम्मीदें हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन ये देखिए कांग्रेस वहां पर 47.23%। बेंगलुरु ग्रामीण कर्नाटक की बात की जाए अब सुमेरा। जी हाँ, और देखिए ये सीट भी बहुत दिलचस्प सीट है, मांड्या कर्नाटक की सीट। एचडी कुमारस्वामी की सीट पर क्या स्थिति है, हमारा ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, तो देखिए ये है स्थिति। जेडीएस आगे दिखाई दे रही है 56.33% से, कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे है 36.17% वोट हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक मिल रहा है। और वोट जो तय नहीं है वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है, 7% के आसपास है, 7.5% है। लेकिन जेडीएस कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। एचडी कुमारस्वामी इस वक्त जो अंतर है वो काफी उन्होंने बनाया हुआ है कांग्रेस पार्टी से। अगली सीट, अब सवाल खड़ा ये होता है कि क्या इस बार गेंद बाउंड्री के पार जाएगी या फिर से हो जाएंगे रन आउट। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के एकदम फ्लैम्बॉयंट प्रवक्ता संबित पात्रा की।
अब पुरी में लीजिए फाइनली और बीजेपी। वो टीवी स्टूडियोज में इस वक्त कम दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली वो पूरी तरह ग्राउंड पे से ज्यादा दिखाई दे रहे अपने आप हैं। को ये पूरी- सेकंड अटेम्प्ट है, पिछली बार काफी निराश हो गए थे। पुरी में ऐसी खबरें हैं कि ओडिशा में इस बार बीजेपी अच्छा कर सकती है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन बीजेपी 50.88%, शम्बित जी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जरूर। बीजेडी 25.83%, ये हमारे ओपिनियन पोल का। और ये देखिए वोट जो तय नहीं है, अब ये थोड़ा परेशानी वाला है, 16.25%। अब जो संबित पात्रा की सीट है, पहले हम मीसा भारती की सीट जानेंगे, फिर शिव हम संबित पात्रा की सीट के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये उनका सेकंड अटेम्प्ट है और किस तरह की स्थिति इस वक्त उनकी सीट पर दिखाई दे रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगली सीट राजगढ़ मध्य प्रदेश की, यहां पर क्या हो रहा है देखिए। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह मैदान में है और दिग्विजय सिंह की स्थिति देखिए बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी लूज कर रही है, 37.91% वोट ही मिल रहा है कांग्रेस को। और बीजेपी का अंतर भी देखिए काफी है, हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 52.92% बीजेपी को वोट मिल रहा है। और जो वोट तय नहीं है वो भी बड़ी तादाद में नहीं है, वो 9% के आसपास है। तो इस वक्त बहुत मुश्किल सीट है ये दिग्विजय सिंह के लिए, वो कहीं पीछे दिखाई दे रहा है। अवधेश जी, अब बात की जाए ये दो सीटों पर, मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा शार्प रिएक्शन सर, दिग्विजय सिंह और मीसा भारती। दिग्विजय सिंह जब आप देखेंगे तो लगातार उनके चुनावी दांव उल्टे पड़ रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह बाहर तो सेकुलर लोगों के बीच, हमारे आपके बीच बहुत अच्छे, लेकिन जनता के बीच विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में और गुजरात में जब आधी कांग्रेस पार्टी लगभग भाजपा में जा चुकी है, उसमें जीतना बहुत कठिन है। वैसे अच्छे नेता हैं, व्यवहारिक भी हैं। जहां तक पाटलिपुत्र का सवाल है, मीसा भारती के साथ भी ये दुर्भाग्य है कि वो चुनाव नहीं जीत पा रही हैं और इस बार की भी वही स्थिति है, क्योंकि पटना से जो हमने पता किया है, यद्यपि मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बिहार में भी और यूपी में भी कई जगह असंतोष है टिकट बंटवारे को लेकर, लेकिन आम जनता ने अवधेश जी, आपके बगल में एक तस्वीर चल रही है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हम यही जानना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर है, एक प्राण प्रतिष्ठा, फिर ऊपर से ये तस्वीर, ये सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, अगर चुनावों की बात की जाए, ये देखिए जूता उतार के प्रधानमंत्री जी भगवान राम का सूर्य तिलक देख रहे हैं। इसको केवल चुनावी की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। ये 500 वर्षों के बाद ये इतिहास का पहला अवसर था कि एक इतना बड़ा मान बिंदु जो ध्वस्त हुआ, उसको कानूनी तरीके से विजय करके निर्माण हुआ है। और प्रधानमंत्री का अपना कमिटमेंट था उसके प्रति, जितनी जल्दी वहां ट्रस्ट बने हैं। और उनकी आस्था उस समय भी दिखी थी जब प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्होंने दक्षिण के उन सारे मंदिरों की यात्राओं की और 9 दिनों तक उन्होंने उपवास रखा। तो ये एक आस्था का विषय। और सूर्य की किरणें देखिए, भारत के खगोल विज्ञान की दुनिया को एक प्रदर्शन है कि हमारे यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जिनके समय और डेट तय हैं कि उस समय सूर्य की किरणें वहां तिलक लगाएंगे और उस समय बादल तक नहीं गिरते हैं। सर पॉइंट टेकन। सुमेरा, क्विकली एनालिसिस आपका। जी, और आपने मीसा भारती की सीट के बारे में बात की, वहां के जो राजनीतिक पहलू हैं उसके बारे में, लेकिन देखिए स्थिति क्या है मीसा भारती की सीट पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो सीट है वो इस वक्त बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। जो वोट प्रतिशत का अंतर है वो काफी ज्यादा है। लेकिन देखिए एक सीट है विधानसभा, इसके भीतर जो विधानसभा है वो हम दिखा रहे हैं। तो देखिए ये जो विधानसभा है मसौरी की, यहाँ पर 42% वोट मिल रहा है। शिव, अगर आप हमें बता पाए, तो ये एक विधानसभा है मसौरी की, यहाँ पर 42% है वोट प्रतिशत, बाकी सब जगह बीजेपी आ गया। जी बिल्कुल, बीजेपी आगे है। लेकिन आप देखें पालीगंज और विक्रम में यहाँ पर अनडिसाइडेड वोट करीबन 15% है और उनका आरजेडी का वोट प्रतिशत करीबन 35% के करीब है। तो अगर ये अनडिसाइडेड वोट आखिर में बदलता है और अपना आरजेडी की तरफ जाता है तो ये सीट बदल यानी अगर मीसा भारती को मेहनत करनी है तो वो पालीगंज और विक्रम में जाकर ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि यहाँ अंतर कम दिखाई दे रहा है। और यहाँ वो एक और सीट है जो मानेर है, वहाँ पे भी मेहनत ज्यादा करे तो वहाँ पे काफी रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो देखिए अगर मीसा भारती भी देख रही है तो मानेर में मेहनत करें, पालीगंज और विक्रम में मेहनत करें, तो यहाँ पर अंतर क्योंकि काफी कम है उनके बीच में और बीजेपी के बीच में। आरजेडी ही जीती थी। जी हाँ, और ये उसका क्षेत्र है, और ये उनका क्षेत्र है, यहीं पर वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, बाकी जगहों पर नहीं है। लेकिन जहां वो बढ़त बना सकते हैं वो पालीगंज, विक्रम और मानेर की विधानसभा सीट है। तो देखिए ये हम आपको एक बार फिर बता दें कि हमारा ओपिनियन पोल इस वजह से फर्क है। आप संबित पात्रा की सीट का आंकड़ा निकालें शिव। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा ओपिनियन पोल, हम इसलिए बार बार ये कह रहे हैं कि इस वजह से अंतर है इसमें, क्योंकि हम हर विधानसभा में क्या हो रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। हमने
हमने विधानसभाओं में जाकर भी लोगों से बात की है। जो हमारा तरीका है उसमें हमने विधानसभाओं के पास भी पहुंचने की कोशिश की है। तो इसके बाद संबित पात्रा की जो सीट है, देखिए उस पर हमने आपको बताया कि 50% से ज्यादा वोट मिल रहा है बीजेपी को। बीजेडी कहीं पीछे दिखाई दे रही है, देखिए 25% है, 25.83% बीजेडी को मिल रहा है। तो संबित पात्रा की सीट पर क्या है स्थिति, जो इंटरनल इक्वेशंस हैं विद इन दैट सीट, वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए ये देखिए, ये 1 मिनट, मुझे लगता है 1 सेकंड लगेगा जी। ठीक है, इससे पहले शंभुनाथ जी, आप एक संक्षेप में प्रतिक्रिया मीसा भारती की सीट और आरजेडी की जो स्थिति है बिहार में, उस पर अगर आप हमसे बात करें कि आरजेडी अलायंस के बावजूद क्या उस तरह की बढ़त नहीं बता पा रही जो दावा वो कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है। नेशनल तौर पे देखा जाए तो आरजेडी को लास्ट टाइम तो एक भी सीट नहीं मिली थी, तो लगता नहीं कि आरजेडी बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएगी। और बिहार में भी यही होता है कि नेशनल पार्टीज को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, जो पिछली बार देखने को मिला। दूसरे, इस बार फिर से बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन है जी, इसलिए आरजेडी का बहुत अच्छा प्रभाव ऐसा दिख नहीं रहा। और मीसा भारती के मामले में भी हो सकता है कि मीसा भारती जो है वो इस बार इस पर और आगे बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का कहना है कि बिहार इज अ गेम चेंजर, बिहार में बहुत कुछ बदल सकता है। तो क्या बदल रहा है या नहीं, हमारा ओपिनियन पोल इस तरह की तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए, ये है पूरी की सीट, संबित पात्रा की सीट। संबित पात्रा ने इसे अपने लिए बहुत बड़ा प्रश्न भी बनाया हुआ है कि वो जरूर इस सीट को जीतना चाहेंगे। लेकिन देखिए, हम इसकी डिटेल्स बता रहे हैं। शिव बताएं, देखिए ये जो विधानसभाएं यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल दिखाई दे रही है बीजेपी। यहाँ अंतर थोड़ा कम है, लेकिन उसके बावजूद जो वोट प्रतिशत का अंतर है वो देखिए कितना ज्यादा है। बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें। ऑलमोस्ट हर असेंबली सीट पे यहाँ पे 15% से ज़्यादा है, करीबन 19% है मिनिमम। 23-24% से ज़्यादा अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, 19% से ज़्यादा है मिनिमम यहाँ पे मार्क है 19% का। इसमें अगर अनडिसाइडेड आप मान भी लेते हैं, एक साइड चली भी जाए, तब भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एएनसी वहाँ पे करीबन 8% वोट हर असेंबली में ले रही है। तो मतलब यहाँ पे किसी ना किसी के यहाँ पे वोट कट रहे हैं एक साइड से। पिछले लोकसभा चुनाव भी केवल 11,000 वोट से संबित पात्रा हारे थे जी, ये ध्यान रखिए, और 44,000 वहाँ कांग्रेस ने काटा था। तो पिछली बड़ी हार नहीं थी। और जब इस बार कांग्रेस पार्टी को कितना मिल रहा है, सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। संदीप, मुझे एक बात बताइए, 5% यही वोट मिल रहा है। संदीप एक बात हमें बताइए, अभी तक का जो एनालिसिस हम देख रहे हैं, क्या इसमें वो फैक्टर्स वेइ इन किए जा सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए थे, कुछ जगह जैसे हमने अमेठी का देखा, कई जगह कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं। ऐसे ही एक और चीज समझना चाहिए, उड़ीसा में एक सडन चेंज दिखाई दे रहा है जब से इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग तय किए। एक तो कैंडिडेट्स के लिए मैं क्लियर कर देता हूं, जिन सीट्स पे कैंडिडेट अनाउंस नहीं है किसी भी मेजर पार्टी के, तो वो सीट पे हम बिना कैंडिडेट के सारी पार्टी चलाते हैं। और उड़ीसा की अगर बात करें तो जब हमने पिछली बार ओपिनियन पोल लिया था तो बीजेपी बीजेडी के अलायंस की बात हो रही थी, तो वोटर वहाँ पे कंफ्यूज दिख रहा था। लेकिन अलायंस टॉक कैंसिल होने के बाद लोकसभा के लिए स्पेशली देखा गया है भी वोटर बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को प्रेफर कर रहा है बीजेडी से। जी, अब जरा बड़ी सीटों की बात करें वीवीआईपीज़ की, तो पहली सीट जो अब हमारे सामने आ रही है, हमारे जितने दर्शकों ने अभी ज्वाइन किया है, कोई बड़े सरप्राइजेस नहीं है, लेकिन पहली जो सीट है चित्तौड़गढ़ राजस्थान, सीपी जोशी बीजेपी 58% मान रहे हैं आप, कांग्रेस 30.37% और जो तय नहीं है 11.58%। सुबेरा जी हाँ, इसके बाद अगली सीट की बात करते हैं। सीपी जोशी के बाद जो अगली सीट है वो है कोयम्बटूर तमिलनाडु की, और ये बहुत अहम सीट है बीजेपी के लिए, के अन्नामलाई की सीट। देखिए यहाँ पर बीजेपी जीत रही है और बीजेपी के लिए ये अपने आप में बड़ी बात इस वजह से भी है क्योंकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में ये सीट इससे पहले उन्होंने नहीं जीती थी। के अन्नामलाई यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं, 41.64% वोट उन्हें मिल रहा है, डीएमके को 27.91%। तो अंतर भी काफी दिखाई दे रहा है। जो वोट तय नहीं है वो 10.28%। के अन्नामलाई की सीट का आंकड़ा जानेंगे आकर शिव आपसे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब बात करें वहां पर जिनका इंटरव्यू मैं कुछ दिन पहले लेकर आया और आप सबने देखा, बड़ा भयंकर रोड शो हो रहा था। नितिन गडकरी नागपुर 68% क्रूजिंग, और कांग्रेस 22%, और जो तय नहीं है 8.45%। ये ट्रेडिशनल कांग्रेस का बैस्टियन है, हम आपको बताना चाहेंगे, बावजूद इसके कि यहां पर संघ का मुख्यालय है। लेकिन अब अगली सीट सुमेरा। जी हाँ, अगली सीट मुंबई उत्तर महाराष्ट्र की ये सीट, पीयूष गोयल की सीट पर क्या है स्थिति वो बता देते हैं। यहाँ पर कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं पीयूष गोयल, बीजेपी को यहाँ बढ़त है और काफी अंतर है, 55.81%, इंडिया गठबंधन को 32.23%, और जो वोट तय नहीं है वो 11.96% है। तो पीयूष गोयल अपनी इस सीट पर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं।
इसके बाद अब बात करते हैं माधवी लता। सुमेरा यहां पर होकर आई हैं अभी अभी, परसों की बात है, बहुत धूप थी, इसका बहुत बढ़िया इंटरव्यू किया, लेकिन मुकाबला कांटे का लग रहा है क्या? ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी 45.26%, बीजेपी 36%। ये भी अपने आप में अचीवमेंट है वैसे, अगर अभी तक ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और जो तय नहीं है वो 7.35%। बहुत जबरदस्त बोलती है वैसे ये, और ओवैसी साहब की तो क्या कहना। जी हाँ, इसके बाद एक और बहुत दिलचस्प सीट जहां पर एक पार्टी के अब दो धड़े हो गए, और नंद और भाभी यानी परिवार के भीतर, और वोट देने को लेकर भी जो हो रहा है कि असली पवार कौन है, फिर ये कहा जा रहा है कि असली एनसीपी कौन है। आप इसको ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर सुप्रिया सुले कंफर्टेबल दिखाई दे रही हैं, आगे दिखाई दे रही हैं, यानी शरद पवार के साथ ही लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 55.67% वोट उन्हें मिल रहा है। अजित पवार गुट को, एनसीपी के यानी सुनेत्रा पवार को 29.12% वोट मिल रहा है, और जो वोट तय नहीं है वो 15.21% है। हालांकि जो वोट नहीं है वो भी बड़ा है अंतर, लेकिन उसके बावजूद सुप्रिया सुले फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, और बड़े अंतर से बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बाद जो अगली सीट हमारे सामने आ रही है, आइए जरा प्ले करें अगली सीट इस वक्त। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, नई दिल्ली। अब बांसुरी स्वराज, बीजेपी 50.47%, सोमनाथ भारती 39.97%, और जो तय नहीं है वो 9.56% है। अगली सीट बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। इनका जो नॉमिनेशन पेपर्स में इन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया था उसको लेकर काफी सारे सवाल जवाब हुए। तिरुवनंतपुरम, केरल, राजीव चंद्रशेखर। अब यहां पे टर्न अराउंड हुआ है हमारे पिछले और अभी के ओपिनियन पोल में। शेवर संदीप, पिछले और अभी के ओपिनियन पोल में टर्न अराउंड हुआ है। बीजेपी 43%, और यहां पर शशि थरूर 22%। पिछले ओपिनियन पोल में एकदम ऐसा उल्टा था, इसका बहुत क्लोज था, और जो तय नहीं है 15.42%। अब जो अगली सीट है वो जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये यहां पर छक्के चौके लगेंगे कि नहीं लगेंगे, सब लोग जानना चाहते हैं। यहां हिट विकेट होंगे, ऐसा तो लग रहा है कि रन आउट हो गए, दादा ने फिर रन आउट कर दिया इनको। हम बात कर रहे हैं यूसुफ पठान वर्सेस अधीर रंजन चौधरी, बरहामपुर, पश्चिम बंगाल। और ये साख का सवाल है अधीर रंजन चौधरी के लिए। 36.90%, टीएमसी 32.78%। यूसुफ पठान बहुत ज्यादा स्टंप के बाहर निकलकर खेल रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन अब बैक टू सुमेरा। जी हाँ, अन्नामलाई की सीट, ये उस सीट पर क्या स्थिति है, कोयम्बटूर की सीट, क्योंकि हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक भी बीजेपी जो 2 सीटें जीत रही है तमिलनाडु में, उसमें से कोयम्बटूर की एक सीट है। और यहाँ पर देखिए कितना कंफर्टेबल दिखाई दे रही है ये जो स्थिति है, वो देखिए आप, पूरा एक सा रंग दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत डार्क नहीं है, लेकिन देखिए हर जगह 40-41% वोट मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर 46% वोट मिल रहा है कोयम्बटूर दक्षिण में। और जो अंतर है, अनडिसाइडेड वोटर है, वो ये रहा। देखिए शिव, बताएं अगर आप इसकी डिटेल्स हमें बताएं तो। बिल्कुल, इसमें बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है हमारे तरफ। बीजेपी काफ़ी आगे भी चल रही है इसमें। आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जितने भी विजिट्स अभी करे हैं उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि AIDMK, DMK भी वोट वहाँ पे ले रहे हैं, NTK भी वहाँ पे वोट ले रहा है, अनडिसाइडेड भी अभी करीबन 10% है। तो मतलब अभी के हिसाब से बीजेपी ज़रूर आगे चल रही है, लेकिन आगे इलेक्शन जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो देखना पड़ेगा क्या होता है। आप अगली सीट निकालें, बारामती की सीट। इस बीच शंभुनाथ शुक्ला जी, जो अभी बताया शिव ने, अभी के मुताबिक बीजेपी आगे दिख रही है कोयम्बटूर में, लेकिन बाकी सीटों को भी बाकी जो पार्टियां उनको भी वोट मिल रहे हैं, और अनडिसाइडेड वोटर भी बड़ी तादाद में है। तो बीजेपी के लिए आगे चलकर मुश्किल भी हो सकती है। कोयम्बटूर में अन्नामलाई खुद लड़ रहे हैं, और इन्होंने जो कच्छतीव वाला मामला उठा दिया है उसका भी एक असर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बीजेपी को तमिलनाडु में कितनी सीटें मिल जाएंगी कुछ कहना बहुत कठिन है। हो सकता है अभी लग रहा हो कि एक कच्छतीव का मामला आया था, मछुआरों ने भी कहा होगा कि नहीं बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन आगे चल के क्या होगा। यानी अभी भी आपको लगता है कि कन्याकुमारी के अलावा एक और सीट जीतना मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं बारामती की सीट। देखिए परिवार के भीतर किस तरह का डिवीजन है। बारामती की जो सीट है वो कंफर्टेबली जा रही है एनसीपी के खाते में, और ये देखिए यहाँ पर जो अंतर है वो भी काफी बड़ा है। सबसे ज्यादा जहां वोट मिल रहे हैं वो इंदापुर में मिल रहे हैं, 66.16%। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शरद पवार एनसीपी है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही है। वैसे ही एनसीपी जो गोंद में अनडिसाइडेड वोटर 21% है, उनको अब हमारे सर्वे के हिसाब से इतना ही आ रहा है। लग रहा है कि वो अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि असली एनसीपी कौन है एक तरीके से। लेकिन आप ये समझ सकते हैं अगर उस वोट को आप जोड़ भी दें तब भी शरद पवार एनसीपी बहुत आगे चल रही है। यानी एक तरह की सिंपैथी दिखाई दे रही है शरद पवार गुट के
के साथ एनसीपी के, और वो दोनों शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के बिल्कुल, साथ जैसा दिखाई कल दे भी- रही है महाराष्ट्र में, जो हमने कल ओपिनियन पोल में भी जी, तस्वीर बिल्कुल, दिखाई। बिल्कुल। और इसी वजह से ये तस्वीर दिखाई दे रही है एनसीपी के लिए।